हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गांधी जी ने कहा था, इफ वी वांट टू रीच रियल पीस इन द वर्ल्ड, इफ वी वांट टू रीच रियल पीस इन द वर्ल्ड, वी शुड स्टार्ट एडुकेटिंग चिल्ड्रन। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हमें वास्तव में शांति चाहिए, अगर हमें वास्तव में शांति तक पहुंचना है, तो हमें बच्चों की शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों की शिक्षा को समृद्ध बनाना चाहिए। दोस्तों, गांधी जी बहुत ही दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि आजादी के बाद अगर देश को कोई चीज विकास के पथ पर ले जा सकती है तो वो है शिक्षा। इसीलिए गांधी जी ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। आप देखिए, जितने भी डेवलप कंट्री हैं, जैसे वो आप यूरोप के सारे कंट्री ले लीजिए या फिर आप जो है अमेरिका को ले लीजिए, वे सब कंट्री बहुत ही डेवलप्ड हैं और वहां पे पीस बहुत ज्यादा है, शांति वहां पे है। वहां किसी प्रकार की आतंकवादी घटनाएं नहीं होती हैं, वहां पे कहीं बम नहीं फेंका जाता है, वहां पे कहीं जो है बिल्डिंग नहीं उड़ाई जाती है, या वहां पे कहीं देश को नहीं कब्जा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु है, शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिसके जरिए हम अपने आप का विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं, उसके बाद इस देश को विकसित कर सकते हैं, विकास की राह पे ले जा सकते हैं। और जब देश विकसित हो जाएगा तो वास्तविक शांति तभी प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमी। पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि सबसे पहले ब्रह्मांड में कुछ गैसें होती हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। इनको हम विरल गैसें कहते हैं। फिर इन गैसों में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये संगठित होने लगती हैं और संगठित होने के बाद ये नेबुला बन जाती हैं। संगठित होने के बाद इनको नेबुला कहते हैं और इसमें हीट उत्पन्न हो जाता है। हीट के बाद ये जलने लगता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब ये जलता है तो फिर ये स्टार बन जाता है। फ्रेंड्स, इस स्टार में ऊर्जा जो है हाइड्रोजन के कारण आती है। हाइड्रोजन को हम तारे का ईंधन कहते हैं और ये ईंधन जो है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। उसके बाद इन तारों में जब ईंधन समाप्त होने को होता है, मतलब 85 से 90% तक जब हाइड्रोजन बचता है, तो ये लाल दानव बन जाता है और ये तारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके बाद अगर ये तारा सूर्य से छोटा है, सूर्य से छोटा, अब यहाँ एक प्रश्न आपको उठेगा, सूर्य से कितना छोटा? तो यहाँ पे आप देखिए, भारत के एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर ने बताया कि वह तारा जो है, एस चंद्रशेखर ने बताया कि वह तारा जिसका द्रव्यमान 1.44 गुना से कम होगा, वह तारा जिसका द्रव्यमान 1.44 गुना से कम होगा और उसमें जब 90% हाइड्रोजन बचेगा तो वो बन जाएगा श्वेत वामन, जिसको हम व्हाइट डॉर्फ कहते हैं। और फिर जब उसमें ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो उसको हम काला वामन कहते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक डॉर्फ स्टार। उसके बाद उन्होंने बताया कि लाल दानव जो है वो सूर्य से बड़ा है, मतलब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा है, तब वो बनेगा सुपरनोवा बनेगा, जिसको कि हम अभिनव तारा भी कहते हैं। और ये जब सुपरनोवा बन जाएगा तो इसमें विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट होने के बाद इसमें ये या तो न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित होगा, या तो फिर पल्सर में परिवर्तित होगा, या फिर क्वेसर में, या फिर ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। ब्लैक होल का घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है। अगर पृथ्वी पे जो है कोई ब्लैक होल ऐसे गिर जाए तो पूरी पृथ्वी को इस तरह से चीर के निकल जाएगा। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये अगर ब्लैक होल है, ब्लैक होल ऐसे पूरी पृथ्वी को बीच से चीर के निकल जाएगा। इतना शक्तिशाली होता है ब्लैक होल।
अगर जैसे कभी दो ब्लैक होल आपस में टकरा गए तो एक भयानक विस्फोट होगा। तो मैंने आपको बताया सूर्य से छोटा तारा होगा तो श्वेत वामन बनेगा, फिर काला वामन बनेगा, फिर ये अंतरिक्ष में हमेशा हमेशा के लिए भटकता रहेगा। उसके बाद अगर सूर्य से 1.44 गुना से बड़ा होगा तो वो सुपरनोवा बनेगा और उसमें विस्फोट हो जाएगा। इसी एस चंद्रशेखर ने जो बताया कि 1.44 गुना, इसी को हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आइए हम आगे देखते हैं। इसके बाद मैंने आपको आकाशगंगा बताया था। आकाशगंगा, आकाशगंगा को गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी। हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे या फिर मंदाकिनी। मंदाकिनी। आकाशगंगा तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं और एक आकाशगंगा में करीब 100 अरब से ज्यादा तारे होते हैं। 100 अरब से ज्यादा। उसके बाद इस मिल्की वे का आकार जो है, इसका आकार सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार। सर्पिलाकार जैसे कि ये स्प्रिंग आपने देखा होगा, स्प्रिंग के जैसा इस तरह से ये रहता है, इस तरह से। और इसमें जो तारे होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। जैसे कुछ तारों का समूह यहाँ पे है, कुछ तारों का समूह यहाँ पे रहेगा, कुछ तारे यहाँ पे रहेंगे, कुछ तारे यहाँ पे रहेंगे। इसीलिए एक आकाशगंगा में करीब 100 अरब से ज्यादा तारे होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से ज्यादा हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है। अब आइए इसके बाद देखते हैं। ये हमारी मंदाकिनी है और इसके जो सबसे नजदीक की आकाशगंगा है उसको हम एंड्रोमेडा कहते हैं। इसको हम कहते हैं एंड्रोमेडा या फिर देवयानी। और जब कभी 3 आकाशगंगाओं का समूह होता है, 3 आकाशगंगाओं के समूह को हमने इसको कल बताया था, इसको क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर। जैसे ये हमारी मंदाकिनी है, ये हमारी मंदाकिनी है और ये जो है इस तरह से सर्पिलाकार अवस्था में है। तो जो हमारा सूर्य है वो यहां पे है, इस जगह हमारा सूर्य है, इस जगह हमारा सूर्य है। और ये सूर्य जो है पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा जो है 25 करोड़ साल में करता है। 25 करोड़ साल। इसी को हम एक कॉस्मिक ईयर कहते हैं। कॉस्मिक ईयर। सूर्य जो है अपनी आकाशगंगा का चक्कर 25 करोड़ साल में लगाता है और इसी 25 करोड़ साल को हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। जबकि प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष वो 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है। 1 वर्ष में चली गई दूरी। तो ये कॉस्मिक ईयर जो है ये समय का मापक है, समय का मापक है, टाइम का। जबकि प्रकाश वर्ष जो है वो चाल का मापक है, दूरी का। जबकि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मापक है। इसको आप याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। कॉस्मिक ईयर समय का मापक है, समय की इकाई है, जबकि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, दूरी का मापक है। तो
आपने ये समझा, उसके बाद आइए आगे देखते हैं। हमने ये देखा कि हमारा जो सूर्य है वो इस आकाशगंगा की परिक्रमा 25 करोड़ साल में करता है, और ये किस स्पीड से करता है इसको भी जान लीजिए। ये जो है 225 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से करता है। अब आप सोच लीजिए, मैंने आपको बताया कि आकाशगंगा जो है, हमारी आकाशगंगा का नाम, ये हमारी आकाशगंगा है, इसका नाम है मिल्की वे या फिर मंदाकिनी, सर्पिलाकार आकार में है। तो यहां पे हमारा सूर्य है, ये इस जगह हमारा सूर्य स्थित है, और सूर्य के सबसे निकट मैंने बताया था एक तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो इसे सूर्य के चारों तरफ जो है, ये जितने भी सौर मंडल के ग्रह हैं वो इसका चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसको हम सूर्य के निकट का जो सौर मंडल है उसको हम कहते हैं सौर मंडल। सूर्य के निकट जितने ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसको हम कहते हैं सौर मंडल। उसके बाद सूर्य से थोड़ा सा दूर कुछ तारों के समूह होते हैं। सूर्य से थोड़ा सा दूर कुछ तारों के समूह होते हैं जिसको हम कहते हैं नक्षत्र। ये कुल 27 नक्षत्र होते हैं पूरे ब्रह्मांड में, मतलब हमारी आकाशगंगा में 27 नक्षत्र हैं। और फिर इससे थोड़ा सा और दूर जो है तारों का समूह होता है। इस तरह से तारे बने होते हैं, तारों का समूह होता है जिसको कि हम तारामंडल कहते हैं, तारामंडल। तो हमने ये जाना कि सूर्य के निकट जो उसके ग्रह हैं उसको मिलाकर जो है सौरमंडल का निर्माण होता है। फिर सूर्य के निकट कुछ तारों के समूह होते हैं, ये 27 होते हैं जिनको कि हम नक्षत्र कहते हैं। और सूर्य से थोड़ा सा और दूर कुछ तारों के समूह होते हैं जिनको कि हम तारामंडल कहते हैं। इनकी संख्या कुल 89 है, 89। तो हमने ये देखा 89 तारामंडल हैं, 87 नक्षत्र हैं और हमारा पूरा सौर मंडल है। तो आइए हम आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले हम एक चीज और बता दें आपको। जैसे जो तारे का रंग होता है, तारे का रंग उसका जो है ताप या फिर उसकी अवस्था को डिसाइड करता है। जैसे कि अगर सफेद या फिर नीला तारा होगा, व्हाइट एंड ब्लू, तो वो फिर युवा तारा होगा जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद अगर नारंगी रंग का तारा है, नारंगी मतलब ऑरेंज, नारंगी रंग का तारा है तो वो प्रौढ़ावस्था में होता है। उसके बाद अगर लाल रंग का तारा है तो वो वृद्धावस्था में होगा। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये हमने तारों का रंग देख लिया। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि पूरे ब्रह्मांड में जो है, जैसे ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगा। फिर इन आकाश गंगाओं में होते हैं आपके तारामंडल, जो कि कुल 89 तारामंडल है, 89। उसके बाद आपके नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों की संख्या 27 है। उसके बाद आपका सौर मंडल है। उसके बाद आपके ग्रह आ जाते हैं, फिर आपके उपग्रह होंगे। तो हम इसी क्रम से जो है इसका अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं। पहले आपको कुछ चीजें और बता देते हैं, जैसे कि अपसौर और उपसौर क्या होता है। अपसौर और उपसौर, अपसौर या उपसौर,
एपीहेलियम, एपीहेलियन या फिर पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ये जो है इसका चक्कर इस तरह से लगाती है, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ। और ये हमारा सन है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है तो इसको ही हम कहते हैं अपसौर, जो कि 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को, इसको याद रखिएगा, आता है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इसको हम उपसौर कहते हैं, जिसको कि पेरीहेलियम कहते हैं। और ये घटना जो है वो 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को जो है भारत में ठंड पड़ती है। 3 जनवरी को भारत में ठंड पड़ती है, लेकिन ये सूर्य के नजदीक होता है। सूर्य के नजदीक होने के कारण हमको गर्मी लगनी चाहिए, लेकिन हमको ठंड क्यों लगती है? और ये 4 जुलाई को होता है जब गर्मी पड़ती है और ये सूर्य से दूर होता है। तो इस समय तो हमको ठंडी लगनी चाहिए, लेकिन उल्टा क्यों होता है? आइए हम समझते हैं। देखिए जैसे ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये भी पृथ्वी है। सूर्य को थोड़ा बड़ा बना दे। ये सन है, इसको कहते हैं उपसौर, और ये आपका अपसौर है, अपसौर। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पे झुकी हुई है। 23.5 डिग्री इधर भी झुकी हुई है और 23.5 डिग्री इधर भी झुकी हुई है। चूंकि अगर हम पृथ्वी को इस तरह से देखें, ये जैसे पृथ्वी है, तो हमारा भारत जो है यहां पे स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में जो है हमारा भारत स्थित है, जो कि अगर ऐसे हम कर देंगे तो ये हमारा भारत की स्थिति यहां पे होगी, और यहां भी हमारे भारत की स्थिति यहां पे होगी, इस पृथ्वी में। तो अब देखिए यहां पे जो है सूर्य की किरणें भारत पे डायरेक्ट नहीं पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें भारत पे डायरेक्ट नहीं पड़ रही हैं, इसीलिए नजदीक होते हुए भी हमको गर्मी नहीं लगती है, जबकि ठंडी लगती है। और यहाँ पे सूर्य की किरणें भारत पे डायरेक्ट पड़ रही हैं, इसलिए दूर होते हुए भी हमको ठंडी नहीं लगती है, जब बल्कि गर्मी लगती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं। आइए हम कुछ ग्रहों के सिद्धांत देख लेते हैं जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिए हैं। सबसे पहले टॉलमी आए। टॉलमी ने यह बताया कि पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है। सन जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसीलिए पृथ्वी पर दिन और रात होती है। उसके बाद आए कॉपरनिकस ने हमें यह बताया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है। उन्होंने ये बताया कि केंद्र में सूर्य है, सन हमारे केंद्र में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा जो है वो अंडाकार पथ पर इस तरह से लगाती है। पृथ्वी, टॉलमी ने बताया केंद्र में पृथ्वी है। टॉलमी ने कहा केंद्र में पृथ्वी है। कॉपरनिकस ने बताया केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी इसका चक्कर जो है वो अंडाकार या फिर नहीं वृत्ताकार
और पृथ्वी इसका चक्कर वृत्ताकार पथ पर लगाती है। और फिर उसके बाद आए कैपलर। कैपलर ने बताया कि कोपरनिकस की बात एकदम सही है, केंद्र में तो सूर्य है, लेकिन पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर वृत्ताकार पथ में न लगा के अंडाकार पथ में लगाती है, ओवल शेप में लगाती है। जैसे ये मान लीजिए सन है, तो पृथ्वी इसका चक्कर इस शेप में लगाती है, जिसको कि हम ओवल शेप कहते हैं। ये शेप, ये अर्थ है और ये सन है। उसके बाद आए गैलीलियो। गैलीलियो ने ये बताया, गैलीलियो ने दूरदर्शी का आविष्कार किया। इसके बाद गैलीलियो आए। गैलीलियो ने बताया कि कोपरनिकस और कैपलर दोनों की बात बिल्कुल सही है। केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। इन्होंने जो है दूरदर्शी का आविष्कार करके इन दोनों की बात को सिद्ध कर दिया। इसके बाद हब्बल आए। हब्बल एक वैज्ञानिक थे। हब्बल ने एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया, और उसी हब्बल टेलीस्कोप से यह सिद्ध हुआ कि आज भी ब्रह्मांड जो है बिग बैंग के कारण आज भी ब्रह्मांड एक दूसरे से दूर जा रहा है। ब्रह्मांड के जितने भी तारे और आकाश गंगाएं ये सब हैं, ये सब आज भी जो है अपने से दूर जा रहे हैं। हब्बल ने ये बताया। हब्बल ने अपनी दूरदर्शी के जरिए देख के ये बताया। अब आइए हम इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आइए हम शुरू करते हैं तारामंडल से। हमने ये बताया था आपको कि हमने ये बताया कि ब्रह्मांड से जो है तारामंडल बने, ब्रह्मांड से आकाश गंगाएं बनी, आकाश गंगा से तारामंडल बने, तारामंडल से नक्षत्र हुए, नक्षत्र से फिर सौरमंडल बने, सौरमंडल से जो है ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड ये सब बने। तो आइए हम तारामंडल से शुरू करते हैं। आकाश गंगा हमने आपको बता दिया है, आइए हम तारामंडल से शुरू करते हैं। तारामंडल की कुल संख्या 89 है। इसमें कुछ जैसे कि एक ध्रुव तारा समूह है, ध्रुव तारामंडल, सप्तर्षमंडल कहते हैं, सप्तर्षमंडल। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य तारा पृथ्वी के किस तरफ दिखाई देता है। तो जैसे ये सूर्य तारा है, सूर्य तारा के पोल पे जो है, पोल से एकदम सीधा जो है ध्रुव तारा, ये ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा यही दिखाई देता है। उसके बाद सप्तर्षमंडल होते हैं। सप्तर्षमंडल दो तरह के होते हैं। एक होता है मेजर उर्सा और एक होता है माइनर उर्सा। तो इसको हम कल समझते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी आप ये हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मैसेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका व्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।